तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के निर्माण के बारे में। किस तरीके से बांग्लादेश बनता है, उसमें भारत की क्या भूमिका होती है, क्या परिस्थितियाँ होती हैं। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो अंग्रेज़ों के शासन से पहले भारत में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी। मराठा रियासत, अवध रियासत, सिंध, मुल्तान और इन्हीं में से एक थी बंगाल रियासत। इन सभी रियासतों के अपने कल्चर्स थे, ट्रेडिशंस थे, अपनी बोली थी। आज के ज़माने में जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का इलाका है, वो 13वीं शताब्दी में बंगाल रियासत हुआ करती थी। ज़्यादातर यहाँ पे मुस्लिम शासकों का ही राज रहा था, लेकिन यहाँ पे कई धर्मों के लोग साथ में रहा करते थे। लेकिन सब के सब बंगाली ट्रेडिशन, कल्चर उसी के हिसाब से रहते थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। बोली उनकी बांग्लाई होती थी, ट्रेडिशंस उसके बंगाली ट्रेडिशंस ही होते थे। 1757 में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे अपना शासन लागू किया और धीरे धीरे उनकी फूट डालो और राज करो वाली नीति ने काफ़ी इफेक्ट डाला। लोगों में ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं रह गया था, लेकिन हाँ, काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ रहा था। 1947 में हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के शासन से आज़ादी मिलती है। हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं अंग्रेज़ों के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से। एक बनता है भारत, दूसरा बनता है पाकिस्तान, जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला देश होता है। इस बंटवारे में एक जैसी बोली और कल्चर वाले कई ऐसे हिस्से होते हैं जो दोनों देशों के बीच में बढ़ जाते हैं। पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो ईस्ट पंजाब, जो भारत में आता है, और वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में चला जाता है। यही हाल बंगाल का भी होता है। बंगाल का वो हिस्सा जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी होती है, वो ईस्ट बंगाल का हिस्सा बनता है ईस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट बंगाल का हिस्सा इंडिया में आके बनता है वेस्ट बंगाल। इस पार्टीशन में मुस्लिम लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में उन्हें अच्छी सुविधाएं, माहौल, सब कुछ मिलेगा। इसी सोच के चलते माइग्रेशन शुरू होता है। लाखों लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आते हैं। Communal hatred flares up in the Punjab. Pakistan and India each say they are determined to stop the wholesale rioting. But meanwhile, the exodus continues. बहुत सारे बंगाली मुस्लिम होते हैं जो पाकिस्तान जाते हैं, ईस्ट पाकिस्तान, और बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग होते हैं जो इंडिया में आते हैं, वेस्ट बंगाल और बाकी जगहों पर जाके बसते हैं। अब जो नया देश पाकिस्तान बना होता है, वो पहले से ही दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। जो पंजाब से जुड़ा हुआ वेस्ट पाकिस्तान है और जो बंगाल से जुड़ा हुआ ईस्ट पाकिस्तान है, वो दोनों एक दूसरे से 1600 किलोमीटर दूर थे। इस वजह से ही ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में वैसे तो मुसलमानों की ही बहुतायत थी, मेजॉरिटी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से कल्चरल वाइज बहुत अलग थे। एक तरफ थे वेस्ट पाकिस्तान के पंजाबी, सिंधी, पख्तूनी और बलूची एथनिक ग्रुप के मुस्लिम, और दूसरी तरफ थे ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली मुस्लिम। जो बंगाली मुस्लिम्स थे, इनके साथ में पाकिस्तानी सरकार बहुत ज़्यादा भेदभाव करती है। पॉलिटिक्स हो, ब्यूरोक्रेसी हो, आर्मी हो, कोई भी पावरफुल पोजीशन हो, सब जगह वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को ही प्रायोरिटी मिलती है, और ईस्ट पाकिस्तान जो होता है वो एक तरीके से वेस्ट पाकिस्तान की कठपुतली बना के चलाया जा रहा होता है। 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान के पहले पीएम बनते हैं लियाकत अली खान, और गवर्नर जनरल बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। इस पूरी गवर्नमेंट में ईस्ट पाकिस्तान की कोई मेजर रिप्रेजेंटेशनशिप नहीं मिलती। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना एक रूल लेके आते हैं और उर्दू को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देते हैं। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. ये घोषणा होते ही ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे उनमें गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चा बच्चा सदियों से बंगाली भाषा ही बोल रहा था।
वहाँ पे उर्दू को एक एलीट लैंग्वेज के तौर पर माना जाता था जिसे हायर ऑफिशियल्स ही यूज़ करते थे, बाकी नॉर्मल जनरल पब्लिक बंगाली लैंग्वेज ही यूज़ करती थी। इस वजह से वहाँ पे एक बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की शुरुआत होती है। ईस्ट पाकिस्तान के राजनीतिक दल हों या जनता हो, सब के सब सड़कों पे उतर आते हैं। वो इस कानून का विरोध करते हैं, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के कानों में जूं नहीं रेंगती। 1952 आते आते ये प्रोटेस्ट इतनी तेज हो जाते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में सेक्शन 144 लगा दिया जाता है। इस कानून के हिसाब से एक जगह पे 3 से ज़्यादा लोगों के खड़े होने पर पाबंदी होती थी। ऐसा करने पर उन्हें जेल में डाला जा सकता था। 21 फरवरी 1952 के दिन ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस कानून के विरोध में, जो भाषा कानून था कि उर्दू को पूरे पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, इसके प्रोटेस्ट के तौर पे इकट्ठे होते हैं। लेकिन बिकॉज धारा 144 लागू थी तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सब कुछ देख के जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं, सबकी भीड़ होती है, वो एकदम से बेकाबू हो जाती है। वो जो ईस्ट पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। इनको रोकने के लिए पुलिस जो होती है वो भीड़ के ऊपर गोलियां चला देती है। 5 लोग इसमें मारे भी जाते हैं। आज की डेट में भी ये दिन बंगाल में लैंग्वेज मार्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इसके बाद भी प्रदर्शन रुकते नहीं हैं। ये आंदोलन जो होता है ये जारी रहता है। फाइनली 1956 में पाकिस्तान के जो गवर्नर होते हैं वो बंगाली भाषा को ऑफिशियल स्टेटस देकर स्टेट लैंग्वेज का दर्जा देते हैं। वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान को लगातार इग्नोर किया जा रहा था हर तरह से। पाकिस्तान में कई सारी सरकारें आई, मिलिट्री शासन भी आया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान को किसी भी गवर्नमेंट में कोई भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पद कभी नहीं दिया गया। नेशनल बजट जो था उसमें भी 70% वेस्ट पाकिस्तान के लिए रहता था और 30% ईस्ट पाकिस्तान के लिए, जबकि 62% रेवेन्यू जो था वो ईस्ट पाकिस्तान से ही जनरेट हो रहा था। 1966 में ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग पार्टी पाकिस्तान सरकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 6 पॉइंट की डिमांड्स रखती हैं। इस पार्टी के लीडर शेख मुजीबुर रहमान इन डिमांड्स को पाकिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने पेश करते हैं। इनकी डिमांड होती है कि ईस्ट पाकिस्तान को एक ग्रेटर ऑटोनॉमी बना दिया जाए, इसके रिसोर्सेज को यूज करने का जो पावर है वो ईस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास में ही हो। उन्होंने ये भी डिमांड रखी कि ईस्ट पाकिस्तान की अपनी करेंसी होनी चाहिए, अपना रिजर्व बैंक होना चाहिए, अपना फॉरेन करेंसी रिजर्व होना चाहिए, और साथ ही साथ में ईस्ट पाकिस्तान अपनी एक आर्मी भी बनाना चाह रहा था। अब ये सारी डिमांड एक तरीके से ऐसे थी जैसे ईस्ट पाकिस्तान एक अलग ही देश बन जाए। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होती है वो इन सारी मांगों को सिरे से खारिज कर देती है, लेकिन आवामी लीग पार्टी इसके लिए प्रदर्शन और कैंपेन हमेशा जारी रखती है। 1968 में पाकिस्तान गवर्नमेंट शेख मुजीबुर रहमान और आवामी लीग पार्टी के कई बड़े लोगों को देश विरोधी गतिविधियों के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेता है। उस समय पाकिस्तान में जनरल अयूब खान की सरकार थी और वो उन पर इल्जाम लगाते हैं कि ये अगरतला में भारत सरकार के साथ मिलकर एक नया देश बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इस समय तक शेख मुजीबुर रहमान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे ही ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को ये पता चलता है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, लोग सड़कों पे उतर आते हैं, भारी प्रदर्शन चालू हो जाते हैं। इतना ज़्यादा प्रदर्शन किए जाते हैं कि पाकिस्तान सरकार को झुकना ही पड़ता है। 22 फरवरी 1969 को शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया जाता है और लगातार प्रदर्शनों के चलते जनरल अयूब खान को भी इस्तीफा देना पड़ता है। इसके बाद प्रेसिडेंट बनते हैं जनरल याहिया खान। याहिया खान जो होते हैं ये 1970 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन की घोषणा करते हैं। Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner. वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट को यही लग रहा होता है कि जब चुनाव होंगे तो ऑब्वियसली वेस्ट पाकिस्तान के लोग ही जीतेंगे और जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की मांगे हैं उन सब की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट्स आते हैं तो पता चलता है कि ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग पार्टी 313 में से 167 सीट जीत के
बहुमत में आ गई है। मतलब टेक्निकली अब ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी सरकार बनाने के योग्य हो चुकी थी, लेकिन ये सारी की सारी सीटें जो थी वो उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में ही जीती थी। वेस्ट पाकिस्तान में उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। सेम चीज़ जो होती है वो वेस्ट पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ में होती है। ये 86 सीटें जीतते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में इनको एक भी सीट नहीं मिलती। अब वेस्ट पाकिस्तान की जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, स्पेशली पाकिस्तान पीपल पार्टी और जनरल याहिया खान जो होते हैं, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की सरकार बने या ऐसा कुछ भी हो। 1 मार्च 1971 को पीपीपी के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो और याहिया खान मिलकर नेशनल असेंबली को ही कैंसिल कर देते हैं। अब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा जो होता है वो हद पार कर जाता है। पहले तो उन्हें सरकार में कोई अच्छा पद नहीं दिया जा रहा था, कोई हेल्प नहीं की जा रही थी। अब जब वो चुनाव जीत के आ गए हैं, उन्हें सरकार बनाने का मौका मिल रहा है, तो असेंबली कैंसिल कर दी गई। लोग सड़कों पे उतर आते हैं और अब एक आजाद देश की मांग होने लगती है। संग्राम हमारे मुक्ति संग्राम, संग्राम स्वाधीनतार संग्राम। पहली बार दुनिया बांग्लादेश का नाम सुनती है। शेख मुजीबुर रहमान जनता का साथ देते हैं और पूरी की पूरी ईस्ट पाकिस्तान की जनता वेस्ट पाकिस्तान के किसी भी आदेश को मानने से ही इनकार कर देती है। सारे प्रदर्शनकारी जो होते हैं ये साथ में मिलके एक सेना की तरीके से फॉर्म करते हैं। इसको नाम दिया जाता है मुक्ति बाहिनी। बांग्लार मानुष मुक्ति चाहे, बांग्लार मानुष बाँचते चाहे, बांग्लार मानुष तारा आज अधिकार चाहे। वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान हाथ से निकलता हुआ दिखने लगता है। वो मार्च 1971 में अपनी सेना को ईस्ट पाकिस्तान भेजते हैं और सारे प्रदर्शनकारियों से निपटने की योजना बनाते हैं। ईस्ट पाकिस्तान ने जो मुक्ति वाहिनी बनाई होती है, उसके जवाब में वेस्ट पाकिस्तान एक शांति वाहिनी बनाता है और उसको ईस्ट पाकिस्तान भेजता है कि वहाँ पे शांति कायम की जाए। लेकिन ये शांति कायम करने के बजाय ईस्ट पाकिस्तान वालों पे और ज़्यादा जुल्म ही करते हैं, जिससे कोई शांति तो होती नहीं। अवामी लीग पार्टी और शेख मुजीबुर रहमान जो होते हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जो उनकी 6 मांगें थी उनको मान लिया जाए और ये जो क्लैशेस हो रहे हैं इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो प्लान करते हैं ऑपरेशन सर्च लाइट। 25 मार्च 1971 को लॉन्च किया गया ये ऑपरेशन सर्च लाइट दुनिया के सबसे हीनियस वॉर क्राइम्स में से एक है। इसके तहत हजारों सैनिक जो होते हैं उन्हें वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान भेजा जाता है। वो ईस्ट पाकिस्तान में स्पेशली ढाका में जाते हैं। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, टेलीफोन रेडियो सब बंद कर दिए जाते हैं और ये सब करने से पहले जितने भी विदेशी पत्रकार होते हैं उन सबको पहले ही देश से डिपोर्ट कर दिया जाता है, ये बोल के कि उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। पूरा का पूरा शहर सील कर दिया जाता है और फिर शुरू होता है पाकिस्तानी आर्मी का वो आतंक जो ईस्ट पाकिस्तान या कहीं पूरी दुनिया कभी नहीं भूल सकती। ईस्ट पाकिस्तान के ढाका में चाहे वो आज़ाद देश का समर्थक हो, आवामी लीग पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, नेता हो, आम जनता हो, बांग्ला बोलने वाला कोई भी हो, बांग्लादेश का कोई भी समर्थक हो, उन सबको मौत के घाट उतार देते हैं। ये माना जाता है कि टोटल 10 लाख लोग मारे गए थे। From West Pakistan, Punjabis savagely terrorized the Bengali population of East Pakistan. Perhaps 1 million people died. 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान को एक आज़ाद कंट्री घोषित कर देते हैं और 27 मार्च 1971 को मेजर जियाउर रहमान खुद ये डिक्लेरेशन जनता को पढ़ के सुनाते हैं। On behalf of our great national leader, the Supreme Commander of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, do hereby proclaim the independence of Bangladesh. शेख मुजीबुर रहमान को इस दौरान गिरफ्तार भी कर लिया जाता है
ये ऑपरेशन सर्च लाइट जो होता है ये 8 महीने चलता है और ये माना जाता है कि इन 8 महीनों में वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा 30 लाख से ज़्यादा बांग्ला लोग मारे जाते हैं, हजारों इसमें घायल होते हैं और आतंक और अत्याचार की ये हद होती है कि ये रिपोर्ट्स के हिसाब से 4 लाख जो बांग्ला महिलाएं थीं उनका रेप करके उनको पब्लिकली जान से मार दिया जाता है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। लाखों की संख्या में बांग्ला लोग भारत की ओर माइग्रेट करने लगते हैं। आवामी लीग पार्टी के बहुत सारे नेता होते हैं जो भारत में आके शरण लेते हैं, इंडियन गवर्नमेंट उनको शरण देती है। 10 अप्रैल 1971 को कोलकाता में ही पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की सरकार बनाई जाती है और शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। तजुद्दीन अहमद को वहां का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। टेक्निकली भारत अब इस लड़ाई का एक हिस्सा बन चुका था क्योंकि लाखों की संख्या में बांग्लादेश के लोग भारत आ रहे थे और भारत की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा था। इसके साथ में अगर कहा जाए तो बांग्लादेश में जो नरसंहार चल रहा था और अत्याचार चल रहा था उसको भी भारत सरकार रोकना चाहती थी। हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। 28 अप्रैल 1971 को भारत के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैम मानेकशॉ को जंग की तैयारी करने के लिए कहते हैं। सैम मानेकशॉ उनको ये चीज़ समझाते हैं कि डायरेक्टली इस समय जंग पे जाना समझदारी नहीं होगी क्योंकि मॉनसून का समय आ रहा था और मॉनसून के टाइम पे बांग्लादेश जो था वहाँ पूरे बांग्लादेश में एक तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती थी जो युद्ध के लिए सही नहीं थी। वो इंदिरा गांधी को समझाते हैं और अपनी आर्मी प्रिपरेशंस चालू करते हैं। इंदिरा गांधी भी उनको खुली छूट देती हैं कि आपको जब सही लगे आप हमला कर सकते हैं। इस दौरान इंडियन आर्मी सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करने का काम शुरू करते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के हथियार चलाना सिखाया जाता है, गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, हथियारों से भी मदद की जाती है और पूरी तरीके से ट्रेन करने की कोशिश की जाती है। जैसा मैंने बताया कि जनरल मानेकशॉ ने उस समय मना किया था कि अभी लड़ाई पे जाना सही नहीं होगा, तो भारत इस लड़ाई में डायरेक्टली शामिल नहीं था, अपनी आर्मी वगैरह कुछ नहीं भेज रहा था। लेकिन 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान बहुत बड़ी भूल करता है ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करके। वो भारत की 11 एयरफील्ड्स पे हवाई जहाज से बॉम्ब गिराता है और उन्हें तबाह करने की कोशिश करता है और इसमें जो वॉर शुरू होती है वो शुरू तो पाकिस्तान करता है लेकिन ख़त्म भारत करता है और इस तरीके से करता है कि पाकिस्तान के लिए वो सबसे शर्मनाक दिन बन जाता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वॉर स्टोरी है 1971 की भारत पाकिस्तान वॉर। ये डिटेल में किसी और कहानी में बताऊंगा, अभी हम बात करते हैं बांग्लादेश की आज़ादी की। 1971 की इस वॉर में भारत पाकिस्तान को पूरी तरह से घुटनों पे ले आता है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी। पाकिस्तान ना तो बांग्लादेश को किसी तरीके का कोई एयर स्ट्राइक कर पाता है, ना कोई नेवल सपोर्ट भेज पाता है अपनी आर्मी को, और पैदल आर्मी भेजने का तो सवाल ही नहीं उठता। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आर्मी के 93,000 सोल्जर्स भारत की आर्मी के सामने हथियार डाल देते हैं, सरेंडर कर देते हैं और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का ये सबसे बड़ा आर्मी सरेंडर था। भारत की पाकिस्तान पे हुई इस जीत के साथ ही बांग्लादेश को आज़ादी मिल जाती है। India gave people of Bangladesh their independence. Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया जाता है और वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बन जाते हैं। 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत पाकिस्तान बांग्लादेश को एक आज़ाद कंट्री के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता है और भारत भी जो युद्ध में उसने पाकिस्तान की 13,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन कब्जा कर रखी थी वो वापस कर देता है। जो 93,000 वॉर क्रिमिनल्स उस समय सरेंडर करते हैं पाकिस्तान वाले, उनको भी छोड़ दिया जाता है। 1973 में बांग्लादेश में चुनाव होते हैं
और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग भारी बहुमत के साथ में जीतती है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। इसके बाद 1974 में यूनाइटेड नेशंस भी बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लेता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो इस कहानी को एक नॉट सो हैप्पी एंडिंग देती हैं। मैं इसके आगे की स्टोरी पे नहीं जाना चाहूँगा, बस शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूँ। जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में हुई थी आज़ादी के बाद में, बार बार सत्ता का पलट की बातें, बार बार सेना का शासन, कुछ वैसा ही बांग्लादेश में भी होता है। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान को उनकी पूरी फैमिली के साथ में असैसिनेट कर दिया जाता है। उनकी सिर्फ 2 बेटियां बचती हैं जो उस समय जर्मनी में होती हैं। शेख मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन के बाद में जनरल ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश की सत्ता पे कब्जा करते हैं और बांग्लादेश में भी सैनिक शासन लागू हो जाता है। उसके बाद में भी काफ़ी सारे इवेंट होते हैं, लेकिन फाइनली 2009 में इलेक्शंस होते हैं बांग्लादेश में, जिनमें आवामी लीग फिर से एक बार सत्ता में आती है और शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना पावर में आती हैं। आज भी वो पावर में ही हैं, आवामी लीग ही पावर में है और शेख हसीना जी ही बांग्लादेश के पीएम हैं। तो ये थी बांग्लादेश के जन्म की कहानी। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।